बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारा इंटरव्यू का सेशन नंबर 6 है और इसके अंदर हम आज वेटनरी मेडिसिन सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा लास्ट सेशन होगा वेटनरी मेडिसिन पे। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो वेटनरी मेडिसिन सब्जेक्ट में से जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि व्हाट आर साइंस ऑफ हेमरेजिक सेप्टिसिमिया डिजीज। ये सर हेमरेजिक सेप्टिसिमिया डिजीज के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है थ्रोट रीजन पे, नेक रीजन पे और सब मैंडिबुलर एरिया के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा सर हाई फीवर होता है और जो एनिमल का जो अंदर सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और डेथ की ठीक है, रीजन भी यही होती है। ठीक और हो गया। बीच इसका में काज जो क्या है है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया का? पास्टेरला मल्टोसिडा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके लिए फिर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज होती है? सल्फाडिमिडीन 150 mg पर kg पेंसिलिन, IV यूज होती है। पेंसिलिन यूज कर सकते हैं? सर पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है ज्यादा, तो बेहतर ये है कि सल्फाडिमिडीन यूज कीजिए, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। गुड। अच्छा, आपने बताया इसका जो काजेटिव एजेंट है वो पास्चुरेला मल्टोसिड है। जी तो जी। पास्चुरेला मल्टोसिडा पोल्ट्री में कौन सी डिजीज काज करता है? प्लोरम डिजीज। प्लूरम डिजीज, दोबारा सोच लें एक दफा। सर पास्टेरला मल्टोसिडा ये वे साल्मोनेला साल्मोनेला प्लूरम नहीं करता, साल साल्मोनेला प्लूरम होती है वो, तो जो प्लूरम डिजीज काज करता है। तो ये तो पास्चुरेला मल्टोसिड है, तो ये पोल्ट्री में कौन सी डिजीज सर काज करेगा? मैं कह रहा हूँ सर साल्मोनेला गैलीनेरम पैराटाइफाइड शायद डिजीज कॉज करता है। नहीं, मैं तो आपसे पास्चुरेला मल्टोसिडा का पूछ रहा हूँ ना, वो कौन सी डिजीज काज करता है सर पोल्ट्री नहीं में? पता, पोल्ट्री का नहीं पता सर। कोई और बता सकता है? सर फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा डिजीज काज करता है। ठीक हो गया। और फाउल कॉलरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज होती है पोल्ट्री में? जी हसीब जवाद। नो आइडिया सर। नो आइडिया। ब्रायलर में क्या ये डिजीज आती है फाउल कॉलरा? और सर मेनली जो है ये लेयर की डिजीज है, लेकिन आ लेयर की सकती डिजीज है। तो जैसा कि है मोस्ट। सल्फोनामाइड का कहा गया, तो क्या सल्फोनामाइड पोल्ट्री में यूज होती है? सर लेयर में यूज नहीं होती, ओवरी को रिग्रेस कर देती है, एग प्रोडक्शन कम हो जाती है और किडनीज को डैमेज करती है। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे, लेयर के अंदर सल्फोनामाइड का इस्तेमाल ममनून है, हैं? बिल्कुल लेयर हम्म? में बहुत मोस्टली डॉक्टर्स है ना, 100% डॉक्टर जो हैं वो अवॉइड करते हैं। सल्फोनामाइड को ये सिर्फ उस वक्त अवॉइड नहीं करते जिस वक्त किडनी का इशू हो, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक है, नहीं या नहीं नहीं किसी सर, भी हालत में। एग प्रोडक्शन को ड्रॉप करती है। अगर मेनली हम लेयर यूज कर रहे हैं एग के लिए, तो अगर हम्म, हमारे पास ओवरी ही डैमेज हो जाए सल्फा से, मेनली सल्फा जो है ओवरी को डिग्रेस करती है। अगर ठीक है। हमारी ओवरी डैमेज हो गई फिर हमारी लेयर रखने का क्या फायदा। तो फिर टाइप उसके प्रोडक्शन अंदर फाउल कॉलरा के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? एसेट्स माइंड में नहीं है इसका, क्योंकि आज तक जो है ये वाला केस नहीं किया। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर ली जाती हैं। आप पोल्ट्री में मोस्टली जैसे है ना, उनको यूज कर लिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह हो गई, या अमोक्सासिलिन हो गई। अच्छा,
जो है एचएस की वैक्सीन के बारे में कोई मुझे बताए। सेफ्टियोफर टाइलोडॉक्सी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन टाइलोडॉक्सी मोस्टली सांस के इशू के लिए यूज करते हैं। तो अच्छा बताइएगा, अपना वैक्सीन के बारे में बताइएगा हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया की कोई। Sir, can I? हाँ जी, हसीब आप सर बता मैं दें, हसीब Sir, बता दें चलो। sir, three kinds of vaccine can be used for HS: plain, LMPPT, and oil adjuvant. Plain is water-based and protection for 6 months, and LMPPT, सर मतलब LMPPT भी प्रोवाइड करती है इसमें, मतलब उसमें इम्यूनाइजेशन होती है उसे, और ये 6 मंथ्स के बाद रिपीट की जाती है। और एल एडजुवेंट है जो, ये मतलब इसकी जो इम्यूनिटी है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, 9 to 12 months। तो मोस्टली जो है आजकल फील्ड में कौन सी यूज की जाती है वैक्सीन? सर ये नहीं आइडिया, लाइफ स्टॉक कोई डिपार्टमेंट और कौन करता है, ये नहीं आइडिया। कोई और बता सकता हो इसका आंसर? सर ऑयल ऑयल बेस्ड यूज करते हैं 1 ऑयल ईयर बेस्ड यूज करते हैं। क्या डोज है इसकी? सर 2 ml पर एनिमल। 2 ml पर एनिमल। क्या आपने कभी खुद देखी है जो इसकी पैकिंग है? जी सर। देखी है? तो जी सर। कितने ml होती है उसके अंदर वैक्सीन? सर वो 50 ml की वायल होती है सर, उसमें 25 जानवर की डोज होती है, 25 जानवर के 50 लिए। ml की वाइल होती है और 25 जानवरों की डोज होती है। ऑयल जी सर। एडजुवेंट बेस होती है। जी सर। चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक क्वार्टर डिजीज। तो ब्लैक क्वार्टर डिजीज के बारे में जो मुझे बताएगा वो बताएंगे हुसनैन अहमद फयाज या हफीजुल्लाह। आप दोनों में से कोई भी अपना माइक ऑन करके मुझे ब्लैक क्वार्टर डिजीज के बारे में बताएं। जी अहमद फयाज, इसका काजेटिव एजेंट क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, ये दो चीजें आप बताएंगे। सर ब्लैक जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपकी तरफ मेरा ख्याल है सिग्नल का इशू है। चलें हफीजुल्लाह आप बता दें। अहमद फयाज आपकी तरफ सिग्नल का इशू है। हफीजुल्लाह आप बताइएगा इसका काजेटिव एजेंट क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। जी सर। ब्लैक क्वार्टर जो है इसका कॉजेटिव एजेंट हमारे पास क्लोस्ट्रीडिया शोवियाई है। इसके जो मेन टिपिकल साइन आते हैं, पैथोग्नोमिक साइन, उस पे होता है कि मसल गैंग्रीन, मसल की स्वेलिंग होती है, क्रेपिटेशन साउंड्स जो है वो आती है, और ये मोस्टली जो है वो थाई मसल्स जो है ना वो इन्फेक्ट होती है। और इसके बाद इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन 10 जो है ना वो वैक्सीन यूज। अच्छा ठीक हो गया। तो अगर ब्लैक लेग से जो मसल हो जाए इफेक्टेड तो क्या उसकी रिकवरी मुमकिन है? इसमें मसल्स जो है उसकी रिकवरी सर, अगर लार्ज मसल्स इन्वॉल्व है ना उसकी रिकवरी मुश्किल नहीं है, और इसमें होते ही लार्ज मसल्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो रिकवरी मुश्किल नहीं है, रिकवरी हो जाती है। नो सर, इसका आइडिया नहीं। कोई और इसके बारे में बताना चाहे, ब्लैक लेग के अंदर जो मसल इफेक्ट हो जाते हैं क्या उनकी रिकवरी हो जाती है? जी वही ज़ेशान। सर रिकवरी भी तो ले चुके वहाँ पे ना, उसकी वो H2S प्रोड्यूस हो जाती है और गल सड़ जाते हैं सर, लाइसिस हो जाती है मसल्स की। मायोनेक्रोसिस हो जाती है और वहाँ पे जो है H2S, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेज में है, शुरू में डायग्नोस हो गया है, अभी पेन है और वो उस तरह से सारे मामला नहीं हुए, क्रेपिटेशन साउंड वगैरह, तो रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो फिर इसकी रिकवरी नहीं होती। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सर ये ग्राम पेनिसिलिन पॉजिटिव है तो पेनिसिलिन पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन, इसका जो है टोटल ट्रीटमेंट में और कौन कौन सी ड्रग्स शामिल होंगी? एक एनिमल इफेक्टेड है, इनिशियल स्टेजेस में है, उसको कौन कौन सी ड्रग्स लगाई जाएंगी? बिलाल अब्बास आप बता दें। सर इसमें सर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक्स लगाएंगे और एंटीबायोटिक्स टेम्परेचर इसके होता है, ड्रग। रुकिए रुकिए, ब्लैक वाटर में टेम्परेचर होता है? जी सर इसमें 105 टू 107 तक टेम्परेचर होता है जानवर को, जिसकी वजह से श्योर ऑपरेट हो जाता है। श्योर हैं आप इस बारे में? जी सर। 100% श्योर है कि टेम्परेचर होता है? जी सर इसमें टेम्परेचर होता है इस डिजीज में। चलें ठीक है। अच्छा, जो है एक हो गई एंटीबायोटिक हो गई, एक आप कह रहे हैं एंटीपैरेटिक लगाई जाएगी, और तो सर इसमें एंटीबायोटिक कीटोजेक्ट लगाएंगे, कीटोप्रूफिन पेन किलर्स। ठीक है। जी सर, साथ सर इनको मल्टीविटामिन्स दिए जाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह। वो किस लिए? सर वो जो नर्व मसल डैमेज के लिए और नर्व्स की जब हाई compress- टेम्परेचर हो एनिमल को, तो क्या उसको विटामिन दिए जा सकते हैं? सर हाई टेम्परेचर में नहीं देंगे सर, जब वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा फिर। जब नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा, स्टीरॉइड इसमें एडमिनिस्टर किया जाएगा? यस सर, मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ ना सर इसके अहमद अंदर फ्याज, सर, अहमद फ्याज आप ये है बताइएगा। सर। तो उसमें सर हम ये शुरू में पेनिसिलिन और स्टीरॉइड हाई डोजेज ऑफ ये 5 ग्राम ये डबल डोज करके लगाते हैं, और साथ में सर प्रेडनिका डी वगैरह ये यूज करते हैं, तब जाके रिकवरी होती है। शुरू में अगर स्टीरॉइड ना लगाएं तो और रिकवरी क्या नहीं होती। मल्टीविटामिन लगाया जा सकता है? नहीं सर, टेम्परेचर हाई है ना, इसलिए वो यूज नहीं करते। मल्टीविटामिन हम यूज नहीं करते। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जो है वो वसीम अफजल मार, आप जवाब देंगे। माइक ऑन कर लें अपना, या जैगम उस्मान, आप दोनों में से दोनों अपना माइक ऑन यस कर लें। सर। अच्छा जी, यस सर। कौन है? वसीम अफजल मार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। टेटनस डिजीज, टेटनस डिजीज के बारे में मुझे बताइएगा कि इसको अंदर लॉक जा डिजीज भी इसको कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है लोक जा डिजीज? सर एक्चुअली इसके अंदर स्टिफनेस ऑफ जॉ मसल हो जाता है, अच्छा, इसके लिए सर एनिमल के लिए मुंह खोलना भी काफी मुश्किल हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि ये मैंने खुद इसका सर केस देखा हुआ है कि उस मसल का नाम बता सकते हैं जो मसल स्टिफ हो जाता है? सर सर एग्जैक्टली नाम नहीं पता। जॉ मसल जो है बेसिकली। जा मसल, हेड मसल, मसेटर मसल, बेसिकली च्यूइंग के लिए जो होता है मैसेटर मसल, वो इसमें सही हार्ड हो हो गया। जाता है, तो उसकी वजह से। अच्छा, इसको सा हॉर्स डिजीज क्यों कहा जाता है? सॉरी सर, नहीं आइडिया। कोई और बताना चाहे इस बारे में? इसको वुडन हाउस भी कहते हैं, ये जस्ट लाइक वुड का हाउस, हाउस वुड का बना होता है। कारगिल, दोबारा बताइएगा, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिएगा। सर इसको ना वुडन हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनिमल जो हाउस होता है या वो बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे मतलब है ना लकड़ी का बना हुआ हो, तो बिल्कुल वो स्लो स्लो मूव करता है। स्लो स्लो मूव करता है? जी बिल्कुल, जैसे लकड़ी का हाउस बनाओ, लकड़ी का, तो इसको लकड़ी का हॉर्स बनाओ, ठीक हो गया। इसमें बेसिकली जो जब हॉर्स के ऊपर ही होती है, तो जैसे सा हॉर्स कहते हैं, ये जो डिफरेंट शो वगैरह होते थे ना पुराने जमाने में, उसमें लकड़ी का घोड़ा होता था, तो उसमें ये अपनी टेल रेस कर लेता है, एयर इसके अरेक्टेड हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स डायलेटेड हो जाती हैं, स्लो स्लो मूव करता है, तो वो ऐसे जैसे मसनूई सी एक चीज होती है, तो उसकी वजह से इसको वुडन हॉर्स या जो है सा हॉर्स डिजीज भी जो है कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है नदीम खालिद, जी सर। मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर टेटनस में जो है टॉक्सिन्स कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं? सर इसमें टिटेनोस्पाज्मिन है और टिटेनोलाइसिन है। अच्छा, ये क्या करती हैं? जो सर ये टिटेनोस्पाज्मिन होता है ये न्यूरोटॉक्सिन है, और जो हम्म, टिटेनोलाइसिन ये हीमोटॉक्सिन है। ठीक है।
तो अच्छा। ये सारे जो नर्वस साइन आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं, न्यूरोटॉक्सिन की वजह स्पाज्म की से। वजह से नर्वस साइन आ जाते हैं, जी सर। और टेक्नोलाइसिन की वजह से। सर ये हीमोलाइसिन है तो ये हीमोलिसिस करवाता हूँ। तो फिर क्या ब्लड भी आता है इसमें? ब्लड तो नहीं आता था। ब्लड नहीं आता। अच्छा, फिर टेक्नोलाइसिन जो है वो ब्लड का करेगा तो वो क्या मामला पेश आएंगे? एनीमिया हो जाएगा, ब्लड टूटेगा, बॉडी के अंदर टूटेगा। वो ठीक है, नेचुरल ओरिफिस से बाहर नहीं आएगा या यूरिन में नहीं आएगा, बट अनीमिया हो जाएगा। हाँ जी अच्छा, सर। तो इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मुझे बताइएगा। सर इसमें जो है ना वो एक तो पेनिसिलिन यूज करते हैं हाई डोज में, और जिसको 40 लाख इंजेक्शन कहते हैं। पेनिसिलिन और क्या करेगी? किस डोज से? पेनिसिलिन क्या 40। करेगी? नहीं नहीं, डोज नहीं पूछ रहा, पेनिसिलिन इसमें हम एडमिनिस्टर क्यों करेंगे, वो क्या करेगी? सर पेनिसिलिन जो है ना वो जो इसका कास्टिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई सर, उसको किल करेगी। गुड। इसके अलावा आगे और क्या ट्रीटमेंट में करेंगे हम? इसके अलावा सर हम इसमें मसल रिलैक्सेंट देंगे जिसके अंदर डायजीपाम आ जाता है। और ठीक है। सारे इस जो आता है वो एटीटी, एंटी टेटनस टॉक्साइड या एंटी एंटी टॉक। टेटनस। अच्छा, आजकल मार्केट में क्या यूज हो रहा है? टॉक्साइड यूज हो रहा है या सीरम यूज हो रहा है? सर सीरम तो नहीं आ रहा, टॉक्साइड यूज हो रहा है, ह्यूमन सीरम वाला। आना क्यों बंद हो गया, और टॉक्साइड को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? सर लॉजिकली देखा जाए तो जो एटीटी है ये तो एक तरह की वैक्सीन कह लें, तो जब डिजीज आ जाती है तो तब इसका यूज करना नहीं बनता उस एनिमल में। सीरम यूज होना चाहिए जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा, फिर क्यों प्रेफर क्यों किया जा रहा है? सीरम बंद कर दिया गया है और टॉक्साइड आ रहा है। सर सीरम अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। कोई और इसका जवाब देना चाहे? समय देना। वाई वाई एटीटी इज। हाँ हाँ। सर जो सीरम के अंदर जो है वो जो एंटीबॉडीज जो है वो नहीं होगी तो उसका रिजल्ट भी तो जल्दी आएगा, लगना तो वही नहीं चाहिए। मैं वही रीजन पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों जो है टॉक्साइड क्यों यूज किया जा रहा है? सर टॉक्सिन्स को कॉम्बैट करने के लिए हम टॉक्साइड जो है टॉक्साइड यूज करते हैं। टॉक्सिन पैदा होते हैं टेट्रानोलाइसिन और टेट्रानोस्पाज्मिन वगैरह, उनको कॉम्बैट करने के लिए। टॉक्साइड यूज करते हैं। टॉक्साइड तो वैक्सीन की टाइप नहीं है कोई? एंटी टेटनस। टॉक्साइड इज वन टाइप ऑफ नहीं वैक्सीन। सर, टॉक्साइड जो है ये रेडीमेड अगेंस्ट टेटनस टॉक्सिन यूज होते हैं, ठीक है। अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी चीज नहीं होती यूज। है ये? क्या चीज होती है ये? सही ये वैक्सीन टॉक्साइड ही है। बेसिकली क्या होती है? सर ये बेसिकली होते टॉक्सिन्स ही हैं और उनकी मसाजिंग करके लेस विरुलेंट करके वो यूज करते हैं। तो जो भी चीज जिसको ऐसे लेस विरुलेंट किया जाता है वो वैक्सीन ही कहलाती है। जी सर। वैक्सीन ही कहलाएगी ना वो। अच्छा, इसमें जो है सीरम जो है उसको प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, लेबोरियस काम है। जो टॉक्साइड है वो इजीली पसाजिंग करके अवेलेबल होता है, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो टॉक्साइड ही यूज किया जा रहा है। ये जो है वैक्सीन की एक टाइप होता है जो एक्ट करना शुरू कर देता है। इसको हम जो इसकी टॉक्सिन्स हैं, जिसमें 3 तरह की टॉक्सिन्स होती हैं, टेट्नोस्पाज्मिन, टेट्नोलाइसिन और फिब्रिनोलाइसिन भी होती है। खून को जमने नहीं देती वो फिब्रिनोलाइसिन। तो 3 तरह की ये यूज होती हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो टॉक्साइड की एक्टिविटी होती है। अच्छा, जो बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन होती है उसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से कोई भी?
टॉक्सिन्स के खिलाफ जो बनी वो टॉक्साइड हुआ। जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियन Specifically, बैक्टीरियन बैक्टीरियन होती है, राइट। अच्छा, अब इन दो में से कोई मुझे जवाब दे दे अपना। ताहिर और वही ज़िशान, आप में से दोनों में से कोई मुझे, ताहिर और वही ज़िशान, अपने माइक ऑन कर लें। जी वही ज़िशान, कांगो फीवर क्या होता है? Sir, Congo fever is caused by Crimean Congo hemorrhagic virus, genus Orthonero and family Neroviridae. ठीक है। It is transmitted in human by ticks, and its sign and symptoms in animals are inappetence, transient fever. In humans, the respiratory signs like sore throat and headache. Elementary signs are nausea, vomiting. गुड गुड। इसका जवाब और कोई मुझे देना चाहे इसके अलावा? मोहम्मद अली, जैगम उस्मान, आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे, व्हाट इज कांगो फीवर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कांगो फीवर जो है ज़ूनोटिक डिजीज है, जो ये टिक्स वगैरह के जरिए एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, और इसको जो हमारा लाइफ स्टॉक डे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसको काफ़ी सीरियस लेता है, और ख़ासकर कुर्बानी के दिनों में जो है। और सर ये मेरा इंटरव्यू पिछला जो हुआ था ना, उसमें उन्होंने पूछा था कि ये जो है ईद के दिनों में स्प्रे वगैरह डिपार्टमेंट में क्यों करते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा केयर की जाती है। तो उन्होंने कहा था कि एक बीमारी होती है, उसका नाम बताएं। तो मैंने उन्हें बताया था कि कांगो फीवर, उसको उन्होंने कहा ठीक। तो ठीक ये है। सर इससे इम्पोर्टेंट है, इज नोटिक हमारे। इसका काज क्या है और सिम्टम्स क्या हैं? हाँ सर, काज तो सर मेरे माइंड में अभी नहीं है। तो सिम्टम इसमें ज्यादातर सर ये फीवर हो जाता है, और रैशेज हो जाती हैं रेड कलर की, और सर जो है ये बस नहीं माइंड में सर। अच्छा, और कोई मुझे बताए इसको क्रीमियन कांगो फीवर क्यों बोला जाता है? नदीम खालिद, आप बता दें। क्योंकि सर ये क्रीमिया में जो है ना वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था 1944 के अंदर। क्रीमिया क्या चीज है? सर ये जो है ना वो नेम है सिटी का। सिटी कहाँ पे है ये पता है आपको? कौन से कॉन्टिनेंट में है क्रीमिया? सर ये अफ्रीका में। अफ्रीकन सिटी है ये? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों की हॉबीज के ऊपर। जी मुझे बिलाल बास या उसामा सलीम, बिलाल बास और उसामा सलीम, माइक ऑन कर लें अपने। बिलाल बास या उसामा सलीम में से कोई अपना माइक ऑन कर ले। उसामा सलीम, व्हाट आर योर हॉबीज? Playing cricket and reading Quran and Hadith. रीडिंग कुरान एंड हदीस एंड प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, तो क्रिकेट जो है वो कब खेला जाना शुरू हुआ? इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं, और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था इसका? So ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी क्रिकेट, गालबन
समथिंग में। अच्छा, और पहला वर्ल्ड कप इसका 1975 में हुआ था, आई थिंक सो। कौन जीता था? आवाज नहीं आ रही आपकी, या वैसे बोलेंगे दिया? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नेट प्रॉब्लम। नेट जी जी प्रॉब्लम जी कर रहा जी। है। चलें, ठीक हो गया। ये इंग्लैंड जीता था 1975 में, पहला मैच हुआ था। तो लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप है वो कौन जीता है? सर वेस्ट इंडीज जीता था पहला वर्ल्ड कप। कौन सा? पहला पहले वर्ल्ड दोनों कप? वर्ल्ड कप हाँ, वेस्ट पहला इंडीज वेस्ट इंडीज जीता था। वेस्ट इंडीज पहले जीता था, दोनों वेस्ट इंग्लैंड नहीं इंडीज जीता। जीते थे। नहीं नहीं सर, इंग्लैंड नहीं जीता था। चलें, ठीक इंग्लैंड हो गया, तो ये लास्ट वाला जीता है। लास्ट वाला सर जीता। चलें, 75 और 79 के दोनों वेस्ट इंडीज जीता था। और ये पहला वर्ल्ड कप हुआ भी 75 में था ना? जी सर, 75 75 का 79 पहला वेस्ट इंडीज जीता, 82 फिर इंडिया जीता, ठीक हो गया, 83 में 86 ऑस्ट्रेलिया, 89 चलो, ऑस्ट्रेलिया, 92 पाकिस्तान, 96 ओके श्रीलंका, ओके, 99 ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। अच्छा, वसीम अफजल मार, आप बताइएगा, व्हाट आर योर हॉबीज? सर माय हॉबीज आर वाचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। इसके आई लाइक अलावा? ट्रैवलिंग आल्सो। ट्रैवलिंग आल्सो। मालम जब्बा कहाँ पे है? केपीके में सर। KPK में विजिट किया मालम जब्बा कभी? नहीं सर, मालूम जब बात नहीं कि बाकी जो है वो एबटाबाद वगैरह गए हैं। उसके ऊपर सर वो मालम जब्बा किस हवाले और से इम्पोर्टेंट है? सॉरी सर, चित्राल में कौन सा स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जो बहुत मशहूर है? पोलो सर। कौन से मंथ में होता है? सर मंथ का तो पता नहीं है, लेकिन एक उधर डांसिंग फेस्टिवल भी होता है आग जला के, उसका क्या नाम है? उस फेस्टिवल का टिपिकल नाम क्या है जो चित्राल में होता है? सॉरी सर। चिल्लम जोशी, ओके नाम सर। सुना है कभी? जी जी सर, सुना हुआ ना। आजाद कश्मीर गए हैं कभी? नहीं सर, आजाद कश्मीर नहीं गया। ट्रैवल जाना फिर है कहाँ कभी पे करना इंशाल्लाह। पसंद है? जी सर। ट्रैवलिंग जो आप फिर पसंद करते हैं वो कहाँ की ट्रैवलिंग करते हैं आप? सर एक्चुअली हम रावलपिंडी में थे, तो हमारा ज्यादा जो था ना वो मरी वगैरह की तरफ, एबटाबाद, हम्म बाकी सारी एक और दो जगह ठंडियानी, हम्म इस चलो, तरफ से ज्यादा हमारा रुझान था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नदीम खालिद, अपनी हॉबीज बताइएगा। Now, I would like to play cricket and badminton in my free time, and these activities have taught me many important skills, including leadership, teamwork, effective communication, hard working, and working. बैडमिंटन के लिए कौन सा कप होता है? किसके लिए सर? बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन आपकी हॉबी है ना, बैडमिंटन के लिए जैसे वर्ल्ड के लेवल पे कप होते हैं डिफरेंट चीजों के, तो बैडमिंटन के लिए जो कप होता है उसका क्या नाम है? तो ये ओलंपिक्स में ही खेला जाता है, इंडिया में सेट हुआ था। थॉमस। थॉमस का। लास्ट जो कप है वो कौन जीता है मेल्स में? सर अभी सर्च नहीं की। अच्छा, बैडमिंटन जो कोर्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है सिंगल प्लेयर में? सर ये 44-17 होती है। और डबल में? डबल में सर 44-20 होती है। ठीक है, ये जो इसकी शटल कॉक होती है उसका वेट कितना होता है? सर जो उसका शटल कॉक है उसका वेट होता है सर ये 46 ग्राम।
वो तो अंडे का नहीं होता जब मुर्गी देती है, उसका 56 होता उसका 56 होता है। चले, तो कितना है इसके अंदर, फीदर कितने होते हैं जो इसकी शटल कॉक होती है उसके अंदर? तो इसकी शटल कॉक के अंदर फीदर होते हैं 26। इसको सर्च कर लीजिएगा, बैडमिंटन आपका फेवरेट स्पोर्ट है ना, तो इन चीजों को आपने सर्च करना है, इसका कप सर कौन सा 16 होता है। होते हैं, 16 होते हैं सर इसमें। चलें, और इसका आपने उसको वेट होता है चीजें, 4.75 ग्राम। हाँ आपने तो बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दिया था वेट, इतना बड़े अंडे के साथ मतलब खेल रहे हैं आपके सामने, लाइट सा वेट होता है ना इसका, मतलब एक अंडे का वेट आम तौर पे 46 के राउंड अबाउट होता है, तो वो तो वही टूट जाएगा। चलें, अच्छा और कोई मुझे अपने हॉबीज के बारे में बताना चाहे? कोई ऐसा बंदा जो अपनी हॉबीज के बारे में मुझे बताना चाहे? सर ये हॉबीज वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। सर इसको हाँ जी। टैकल करके सही तरीका बता रहे हैं। हॉबीज तो हमारी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई खास है नहीं। बस जॉब पे जाए फिर वापसी है, क्लिनिक वगैरह केसेस वगैरह अगर हो तो वो कर रहे हैं, वरना घर के काम करते हैं सर। और तो कुछ है नहीं, या पढ़ लिया और जिंदगी में और कोई तो हॉबी नहीं है, खत्म हो गई है। बचपन में कोई हॉबी हो, टैकल करने। बचपन में कोई हॉबी हो जब ये चीजें नहीं होती थी। बचपन तो गुजर चुका है ना सर, याद ही नहीं है। क्रिकेट वो भी नहीं खेलते याद, थे और छोटे मोटे। इसका मतलब चीजें भूल जाते हैं आप, हैं? सर ये भाई का बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये सबसे क्वेश्चन करें। सर आई एम आल्सो लुकिंग आंसर फॉर दैट, मेरी भी भाई वाली सिचुएशन है। अच्छा, इसमें देखें ये होता है कि एक जो, देखें कोई ना कोई हॉबी बंदे की होती है, पूरा दिन आप जो मर्जी भी कर लेना, नेट सर्फिंग करते होंगे, फेसबुक चला लेते होंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक आधी हॉबी अगर नहीं भी है जिंदगी में, जिंदगी कोई इतनी मसरूफ हो गई है, तो कोई सी आपने दो हॉबीज अपनी बना लेनी है कि ये मेरी दो हॉबीज हैं। या क्रिकेट मैच देख लेते हैं, ठीक है, किसी को फुटबॉल देखने का शौक होता है, या कोई ना कोई स्पोर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिंदगी में होती है, किसी को बुक रीडिंग का शौक होता है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, कोई ना कोई जिंदगी में अपना देखें कि आप किस चीज का शौक रखते हैं। अगर नहीं भी रखते तो मेन चीज ये होती है, देखें अगर कोई शौक रखता भी है तो लाजमी ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बैडमिंटन खेलता है, अब वो, उसको लाजमी तो नहीं है ये भी पता हो कि शटल कॉक का वजन कितना है, लेंथ कितनी है, कौन जीता था, बट इंटरव्यू की ये एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप उन्हें जो अपनी हॉबी बताएंगे उसके बारे में थारोली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट लाइक आप लोगों से जब स्टार्ट में मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन अपना तैयार करें, उसको बार बार प्रिपेयर करें, कुछ अपने क्वालिटी असेसमेंट की जो क्वेश्चन हैं वो लिख के रख लें कि आपकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरह एक पेज आपने लिखना है अपनी हॉबीज का, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई भी हॉबी लिख लेते हैं, मैं अपनी फॉर एग्जांपल स्नोकर प्लेइंग अगर लिखता हूँ, तो मुझे इसको स्नोकर को गूगल पे जाके टोटली सर्च करना है, विकीपीडिया पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका जो मोजद है वो कौन था, इसके बाद जो लास्ट कप हुआ वो कौन जीता, पाकिस्तानी प्लेयर इसके अंदर कौन कौन से इमर्जिंग प्लेयर हैं। हालांकि एक शख्स जो, जहरी बात है, आप स्नोकर क्लब में चले जाएं, अगर 10-12 लोग वहां बैठे हैं तो वो नहीं, उनको भी ये चीजें नहीं पता होती, ना खेलने वाले को पता होती हैं। लेकिन पीपीएससी में जो चीज वो, ये आपका इंटरेस्ट शो होता है इस चीज से कि जो चीज आपको पता है या आपने मेंशन कर दी, उसके बारे में आपने थारोली उसकी स्टडी करनी है। अब बुक रीडिंग के बारे में कहते हैं तो कोई ना कोई एक या दो बुक्स आपको पता होनी चाहिए। आमतौर पे बुक रीडिंग कह देते हैं, वो पूछ लेते हैं जी कौन सी बुक आपको पसंद है, फिर उस बुक में से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से करके एक आपने बना के रख लेना है, वो चाहे पूछें इस इंटरव्यू में या ना पूछें, जिंदगी में बहुत इंटरव्यू आने हैं, बहुत जगहों पे आपने जाना है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो हॉबीज का अपना कोई सी दो हॉबीज अपनी लिख लें और उसके बारे में टोटल उसको थारोली सर्च करें। सो स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड लिसनिंग न्यूज करंट अफेयर्स, ये सिंपलेस्ट, ये ठीक नहीं है? लिसनिंग न्यूज करंट अफेयर करेंगे तो फिर आपको करंट अफेयर पे जो है ना, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? अभी ये रिसेंटली बना है, आज मैं पढ़ रहा था, क्या उसका नाम है? नेपाल का कौन बना है? करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान सर।
पहले फिर उसको ना वहां पे मोर स्पेसिफाई कर देना कि सिर्फ करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो अभी आर्मी चीफ बना है वो उसका नंबर क्या है, कितने नंबर वाला आर्मी चीफ है? 11th। 11th, ठीक है। और पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? सर वो फ्रेंसी समथिंग लाइक उसका नाम था। दो फ्रैंक गोरे थे। मर्सरवी? नहीं, वो तो कमांडर इन चीफ था। मैं बात कर रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। चीफ ऑफ तो आर्मी ये स्टाफ का जो होता है वो 1972 में क्रिएट किया गया, 1972 में। और पहला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसका नाम था जनरल तिक्का खान, टिक्का अयूब खान। खान ने तिक्का खान। टिक्का उससे बिल्कुल पहले सही। ये इस ओहदे का नाम था CNC, ठीक है, और कमांडर इन चीफ। और वो पहला था फ्रैंक मसरवी, दूसरा था डॉगलस ग्रेसी, और तीसरा था अयूब खान। पहला वो मुसलमान भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आप स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ये एक अच्छी है, वो इसके अंदर क्या आपसे पूछेगा, मतलब, लेकिन साथ में अगर आप ये करंट अफेयर वाला कोई पोर्शन डाल देंगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा। और इसमें एक और चीज कोई ऐसी भी अगर आप हॉबीज बता देंगे ना जिसमें से वो क्वेश्चन ना पूछ सके, जस्ट लाइक एक आपने बता दिया स्पेंडिंग टाइम चले, दूसरा तो आपने करंट अफेयर्स का बता दिया ना, न्यूज सुनना, वो न्यूज पूछना शुरू कर देगा। आप दूसरी भी कोई ऐसी चीज बता देते हैं जिसमें वो आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग ना कर सके, तो वो फिर अपनी तरफ से भी आपसे पूछना शुरू कर देता है चीजें, बुक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, या इन चीजों के बारे में। ये थोड़ा सा वो आपका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस देखते होते हैं, बाकी कोई ये नहीं है कि आपको दुनिया जहां का इल्म होना चाहिए या ये चीजें। हल्का सा आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं जस्ट। जी, कोई और बंदा अपनी हॉबीज के बारे में बताना चाहता हो, जिसने कुछ सर्च की हो, या वैसे जनरल वो चाह रहा हो कि वो पूछ ले और उस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उसका आइडिया हो जाए। सर ये हॉबीज में हम अपना वेटनरी की प्रैक्टिस वगैरह के बारे में बता सकते हैं? नहीं, ये हॉबी तो नहीं है, ये तो मजबूरी है। मेरी प्रैक्टिस आपकी जो है वो हॉबी तो नहीं है। हॉबी कोई ऐसी चीज होती है जो आप अपने लेजर टाइम में करना पसंद करते हैं। कबूतर उड़ाना कह सकते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कह सकते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इज नॉट ए गुड हैबिट। हेल्दी एक्टिविटी बताएं। सर और अगर कोई उसको हो तैयार ही कर ना। लें, बना लें, फिर उसको एज्यूम कर लें कि आपकी है। रनिंग करना, स्विमिंग करना, कोई क्रिकेट देखना, कोई फुटबॉल, कोई बैडमिंटन, और उसके ऊपर सर्च करके अपने पास लिख लें उसका डेटा। सर ये सर ये काइट फ्लाइंग बता सकते हैं? क्यों बचपन में तो बहुत पतंगे उड़ाई हैं। अब हाँ, वो काइट गर्मी में फ्लाइंग बता दें बस। फिर उसका काइट का वेट कितना होता है, उसकी डिमेंशन कैसी होती है, वो उड़ती किस तरह है, इस तरह के कुछ पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। ठीक होता है। बता सकते हैं आप। सर ये साइकिलिंग और कुकिंग बता सकते हैं? साइकिलिंग, कुकिंग, हाँ ये दोनों अच्छे पॉइंट हैं। साइकिलिंग बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और कुकिंग के हवाले से पता चलता है कि आप एक अच्छे शोहर साबित होंगे। वो तो है। शादी होगी भी है? जी सर। बेगम बड़ी फिर खुश तो होगी। अच्छा है। फिर ये भी मजबूरी है, ये जो है ना हॉबी नहीं है, ये तो आपकी फिर मजबूरी है। अच्छा, चले, ये चीजें आपकी हो गई। तो कल से इंशाल्लाह जो है वो हम जो है ना रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। एक इंटरव्यू भी आपके जिम्मे लगाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन थे। देखें उस इंटरव्यू में उसने इस्लामियात को ज्यादा टच दे दिया, आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन। ये थोड़ी सी ना लक वाला फैक्टर जरूर है किसी भी जगह। अब वो इस्लामियात आपने तैयारी सारी करंट अफेयर्स की कर लेते हैं या पाकिस्तान की फेयर कर लेते हैं, वो आपसे इस्लामियात पूछ लेता है। कहीं पे किसी से वो पाकिस्तान अफेयर पूछ लेता है, बंदे ने तैयारी इस्लामियात की होती है। तो ये 15-20 मिनट का एक सेशन डिपेंड करता है कुछ हद तक किस्मत पे भी। लेकिन एक दफा एक मेरी ना बात हो रही थी, वो थे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनसे ना जब मैं न्यू न्यू स्टडी स्टार्ट की थी ये मामलात की ना, तो मैंने उनसे कहा कि एफपीएससी के पेपर्स में ना नंबर ज्यादा लेने होते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85 के करीब। और एफपीएससी के पेपर अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो कुछ पेपर्स में ऐसे होता है कि अगर उसने शुरू किया है ना पूछना पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में, तो वो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लेगा
कि बलोचिस्तान में से जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को किसने सपोर्ट किया, अगला क्वेश्चन सिंध में से किसने सपोर्ट किया, अगला क्वेश्चन केपीके में से किसने सपोर्ट किया, या वो यूनाइटेड नेशंस का पूछना शुरू करता है तो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस पे पूछ लेता है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा मतलब उनके तब मतलब आते होते थे 80-85 नंबर, कि 5 ये नंबर जो हैं वो अगर ना आते हैं और गलत हो जाए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलत हो जाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, पीछे कितने बचे 95 मार्क्स, वो कहते हैं उनमें से ले लें। चलें 5 वो कहते हैं और भी कोई इस तरह के वो दे देता है, कोई ऐसा सेक्टर पूछ लेता है जो आपको नहीं आते होते, 10 हो गए, पीछे 90 नंबर बचे उसमें से ले लें। और अगर आपको हर सेक्टर ही खराब लगता है ना, कि मुश्किल लगता है या इस तरह, तो फिर अपनी इंप्रूवमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करें, ताकि वो जहां मर्जी से डिफरेंट सेक्टर से आपसे पूछे तो आपके उसके आंसर्स आते हो। सिमिलरली इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो शुरू हो जाता है इस्लामिया से पूछना, आपको वो नहीं आते, कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, जैसे वॉरियर्स के नाम है, सुलह हुदैबिया का उसने पूछ लिया, उसके अंदर किस बात पे बैत हुई थी, वो सारे मामला, तो उसको ठीक है आप सॉरी सॉरी कह देते हैं, बाकी का भी तो इंटरव्यू है, आपने अपने बस ये है कि नफ्ज नहीं बेकाबू नहीं छोड़ देना, या बिल्कुल ही डिसहार्ट नहीं हो जाना कि बस 4 क्वेश्चन गलत हो गए अब तो मैं बिल्कुल ही गया, मुझे तो ये सिलेक्ट नहीं करते। तो इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। एक दिन मैं आपका कोशिश करूंगा कि कुछ जो और भी इंटरव्यू क्वालिफायर्स हैं पिछले सालों के, उनके साथ भी आपका सेशन रखूं। तो उनमें एक है, उनसे कोई 40-45 मिनट का इंटरव्यू लिया था, और ऑलमोस्ट मतलब 40 में से उनके मेरा ख्याल है 30 क्वेश्चन गलती होंगी। क्यों? क्वेश्चन ही ऐसे थे, सियालकोट जिला कब बना, ठीक है, उकाड़ा जिला कब बना, उन्होंने कहा सॉरी, फिर कहा सॉरी, लाहौर जिला कब बना, उन्होंने फिर सॉरी कहा, फिर शुरू हो गए जी फलां जो है मालम जब्बा किस जगह पे है, ये भी उनसे पूछा था गालबन, और फलां जगह किस जगह पे है, अच्छा जी और वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उनसे करते रहे ना काफी ज्यादा, वो सॉरी सॉरी भी करते रहे, परेशान भी होते रहे, शुगल भी लगाते रहे, तो लेकिन आखिर में उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया था। तो मेजर चीज वो आपका टैकलिंग भी देख रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस भी देख रहे होते हैं कि एक बंदा स्कैटर्ड तो नहीं हो जाता, लूज तो नहीं कर जाता अपना कॉन्फिडेंस अगर उससे डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग की जाती है। तो ये चीजें जो है ऐसा ऐसा जो है आप लोग अपने अंदर मतलब डेवलप भी Sir, करें। can I add something? कर सकते हैं ऐड आप, Sir, बताएं। recently one of my senior got selected for SVO. तो ठीक मैंने है। उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो बहुत बैड था। कहती कि मैं प्रोबेबली उनसे मतलब किसी पॉइंट के ऊपर ना, वो कहती कि मेरा रिसर्च, मैंने मेरी पीएचडी की रिसर्च थी उस बेस पे, तो वो जो एकेडमिया के पर्सन थे और जो फील्ड के पर्सन थे ना, वो प्रॉपर मेरे साथ ना उस चीज पे बहस पे चले गए। और मैंने कहती कि मैंने कहा जॉब होती है, हो नहीं होती ना हो, मेरी रिसर्च थी, कहते मैंने फुल फ्लैज उनके साथ ना उस बात पे बहस की। और कहती कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो मुझे कंसिडर भी करेंगे, बट शी गॉट सिलेक्टेड। ऐसे ही है, ऐसे ही है, कहती इस सारे दौरानिया मैंने कॉन्फिडेंस नहीं अपना लूज किया। कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया, ऐसे ही होता है। बस आप डिफरेंट लोगों से भी उनके इंटरव्यू, जो पुराने आपके कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे उनसे के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पूछें, उससे भी आपको फायदा होगा। और उसमें हमें यही चीज नजर आती है कि सवालों के सही जवाब देना, गलत जवाब देना, या जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो मैटर नहीं करता। आखिर में जब नंबर आते हैं आप देख के हैरान रह जाते हैं। अक्सर लोग जिनके हम इंटरव्यू सुनते हैं सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, इवन के चेयरमैन उनका शुक्रिया भी अदा करता है और बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है, लेकिन एंड रिजल्ट जब आता है तो वो नंबर कम होते हैं। तो ये सर काफी इसकी सारी इसके अंदर प्रैक्टिस हम फैक्टर। कैसे कर सकते हैं सर? क्या प्री कह रहे हैं? इंटरव्यू प्रैक्टिस। ये जो हम सर कर रहे हैं प्रैक्टिस, प्री इंटरव्यू प्रैक्टिस ही है। सर ये तो है, लेकिन सर फिजिकली ये है कि हम डायरेक्ट किसी को इंटरव्यू पहले दें, अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद हो। नहीं, ये CSS PMS की तो होती है कि डिफरेंट एकेडमीज होती हैं, वहाँ पैनल बैठ के लेते हैं इंटरव्यू। बाकी ऐसे सर एज सच एक्चुअली बात ये वेटरनरी होती की। है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम मेंटर होते हैं तो सर मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था लास्ट टाइम ना VRI का। अच्छा। सर मैं जब एंटर हुआ तो मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैंने बोलना क्या है और मैंने जो है करना क्या है। ठीक है। तो सर इस तरह का ये है कि कोई प्री प्रैक्टिस जो है ना, वो कोई अगर मिल जाए हमें। इसमें ये किया जा सकता है, आप जैसे कुछ दोस्त हैं या कोई किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में है,
तो वहां पे जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे बचपन में, उसी जी जी तरह जी ये खेल लिया करें, 3-4 लोग बैठ जाए और एक जो है वो रूम में एंटर होकर उससे क्वेश्चनिंग वगैरह करे। तो यही तरीका कार है। मतलब देखें वेटनरी में आमतौर पे इतना ज्यादा वो है नहीं, या स्टूडेंट भी इतने ज्यादा नहीं है कि इस तरह का इनिशिएटिव कहीं पे चल रहा हो कि मॉक इंटरव्यूज होते हो ना, ऐसा है नहीं। खुद ही प्रैक्टिस की जा सकती है इसमें, जो है दोस्तों के साथ मिलके 3-4। बाकी जो है हमारा तो ऑनलाइन सेशन है, उसमें 1-on-1 भी इंटरव्यू आखिर में आप लोगों से कर लूंगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले। बट जो जी वाकई आप सर, कह रहे हैं कि ये थोड़ा फिजिकल सा कंडीशन बेनिफिशियल होती है होगा। ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं जब आप इंटरव्यू के रूम में, फिर यस सर, लास्ट यही दो समझ तीन गया। दिन वैसे ही एक एंजाइटी भी हो जाती है, इंटरव्यू एंजाइटी जिसको बोलते हैं, कि जाहिर बात है आप पे प्रेशर होता है कि जी सर 17 ग्रेड की जॉब लेनी है, उनको आगे जाके क्वेश्चन करने हैं, वो सारे मामलात होते हैं। बट इसी को तो टैकल करना है आप लोगों ने। मेरे 3 क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? 3 क्वेश्चन है, चलो ये आखिरी फिर क्वेश्चन होंगे 3, इनके मैं आंसर कर देता हूँ। जी पूछें। एक क्वेश्चन आज के सेशन में से ये है कि बी कॉम्प्लेक्सेस जो है या मल्टीविटामिन्स हाई फीवर में हम क्यों नहीं दे सकते? दूसरा क्वेश्चन ये ठीक है। है कि कोंगो फीवर के बारे में जो है थोड़ा सा इस पर रोशनी डालने को समझ नहीं थी, वॉइस इंटरप्ट हो रही थी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो इंटरव्यू की जो डेट अनाउंस होगी, वो यानी कि जब अनाउंस होगी तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा? इतना टाइम दिया जाएगा 1 या 2 दिन का, कि आप ट्रैवल करके अगर पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में हो तो आप आ सको? ठीक हो गया। चलें आपके मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूँ, और ये आखिरी क्वेश्चन होंगे। और इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है, चलें ये भी उसी का पार्ट हो जाएगा। पहली चीज ये है कि फीवर में क्यों नहीं देने चाहिए जो है मल्टीविटामिन। देखिए मल्टीविटामिन जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। टेम्परेचर ऑलरेडी बॉडी का ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा ना कि कम होगा। तो कोशिश की जाती है कि टेम्परेचर के अंदर मल्टीविटामिन ना दिए जाएं। कुछ इम्यूनिटी बेस्ड होते हैं कि ठीक है इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए दे दिए जाते हैं समटाइम, बट कोशिश की जाती है खासकर इंजेक्टेबल जो हैं वो ना दिए जाएं। एक तो एनिमल पे स्ट्रेस आएगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कॉन्गो फीवर के बारे में बताया जाए। तो कॉन्गो फीवर जो है ये एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होती है। बेसिकली ये एक टिक बॉर्न डिजीज है जो कि टिक से ट्रांसफर होती है। टिक के अंदर जो है वो एक वायरस होता है जिसको हम क्रीमियन कॉन्गो फीवर वायरस, ये जनरल नाम है, लेकिन अगर उसके मोर अंदर हम चले जाएं तो उसको नैरो वायरस कहा जाता है। ये एक क्रीमिया जो है सिटी था, वहां से ये प्रोड्यूस हुई 1944 के जो है इरा में। और इसके जो जनरल साइंस हैं उसमें हाई फीवर हो जाता है, बॉडी में जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्टमक पेन, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, थ्रॉट के ऊपर भी ये इफेक्ट करता है, सोर थ्रॉट हो जाता है। मतलब 2 सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको कंट्रोल करने के लिए टिक्स को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर बात है टिक्स ने ये ट्रांसफर करना है, आप टिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगी। ये हो गए जी 2 क्वेश्चन। और थर्ड आपका क्वेश्चन है कि इंटरव्यू से पहले कितना टाइम दिया जाता है और इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है। इंटरव्यू जो है वो आमतौर पे रिजल्ट आने के 15 दिन बाद से स्टार्ट होते हैं, जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है। और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो डिफाइंड नहीं होता, आमतौर पे 2 महीने तक स्टार्ट हो जाते हैं, बट इससे भी ज्यादा लंबा टाइम जा सकता है। जो फिलहाल सीक्वेंस चल रहा है वो उम्मीद है कि आपके दिसंबर के मिड में इंटरव्यू जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर के मिड में जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है। और सेकेंडली टाइम आपको मिलता है, टाइम आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले पता चल जाता है। आपको ईमेल भी आएगी, मैसेज भी आएंगे, बार बार मैसेज आएंगे, ईमेल आएंगी बार बार। अब प्लानर भी अपडेट हो जाता है, प्लानर पहले मतलब बल्कि प्लानर अपडेट 1 हफ्ता पहले हो जाएगा। और 2-3 दिन पहले आप अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं तो आप इजीली ट्रैवल करके इंटरव्यू के लिए पहुंच सकेंगे जहां भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके अंदर ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको ट्रैवलिंग के हिसाब से। 2-3 दिन का तो आराम से पीरियड होगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि 15 दिसंबर तक जो है स्टार्ट होंगे, और ये फिर
15-20 दिन का गैप होगा आप लोगों के इंटरव्यूज में। कुछ के जल्दी स्टार्ट होंगे, कुछ के आफ्टर 15 डेज। 20-20 लोगों के इंटरव्यू होते हैं डेली बेसिस पे। आप तो 200 लोग हैं, तो काफी टाइम लग जाएगा। कुछ को जल्दी ईमेल्स आ जाएंगी, कुछ को ईमेल्स नहीं आएंगी, वो परेशान हो जाएंगे, वो बार बार ग्रुप में पूछेंगे कहीं हमारा नाम निकाल तो नहीं दिया गया लिस्ट में से। तो किसी का आपका इंटरव्यू उन्होंने लेके ही रहना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, 63 सीटें थी ना, तो कईयों को ईमेल्स नहीं आई, तो वो बच्चों के मैसेज आते थे, सर हमारा नाम तो नहीं निकाल दिया, सर ये तो नहीं हो गया वो। तो इस तरह का मसला नहीं है, उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है। आप आखिरी दिन डर रहे होंगे कि इंटरव्यू ना देने जाए, वो आपको जरूर बुलाएंगे। और ये आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो मेरा ख्याल है मैंने एड्रेस कर दिए। सर वन मोर प्लीज। ये 3 आप नहीं पूछे थे पहले सर वाले हाउ, भी? नहीं सर मैंने नहीं पूछा। शुक्र है। अच्छा पूछ लें। सर हाउ टू कंट्रोल एफएमडी, सर ये काफी मेजर क्वेश्चन है और ये हाउ टू कंट्रोल एफएमडी, ठीक हो गया। ये कल भी डिस्कस हुआ था, अच्छा खासा डिस्कस हुआ था। और इसमें देखें एफएमडी एक वायरल डिजीज है, तो सबसे पहली बात वैक्सीनेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन। जब भी वायरल की आएगी, जैसे ये हमारा आ गया था, कोविड आ गया था, तो पहली चीज डेफिनेटली वैक्सीन थी। सेकेंड थिंग क्वारंटाइन ठीक है। मेजर्स, जो इफेक्टेड एनिमल है उनको अलहदा कर दें, ठीक है? उनका जो है ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करें, रिंग वैक्सीनेशन करें। थर्ड थिंग जो है वो हाइजेनिक मेजर्स, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, ताकि जो वायरस, वैसे इसका वायरस भी जो है वो इसकी भी ट्रांसमिशन एयर के थ्रू है। कोविड के मामले में भी हमने बड़ी सारी चीजें की, लेकिन जिसकी एयर से ट्रांसमिशन है ना, एयर को आप रोक नहीं सकते, बट हम ये बात नहीं कह सकते, इसलिए हम बायो हाइजेनिक मेजर्स भी कहेंगे, बायोसिक्योरिटी मेजर्स भी कह देंगे, वैक्सीनेशन, रिंग वैक्सीनेशन, ये सारे मामला जो हैं आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सर एक्चुअली क्वारंटाइन तो बाद के अंदर आएगा ना, कि जब डिजीज उस एरिया के अंदर आ गई है। नहीं, जिस जगह नहीं आई, अगर पता चल रहा है कि किसी और एरिया में आ गई है, करीबी फार्म में आ गई है, तो उस तरफ तो क्वारंटाइन आप एज ए देखें, आप एज ए वहां जब जाएंगे, आप एज ए फार्म मैनेजर नहीं जा रहे वहां, आप एज ए पेट क्लिनिक प्रैक्टिशनर नहीं जा रहे वहां, एज ए वेटरनरी ऑफिसर जा रहे हैं, जहां आपके पास एक पूरा एरिया होगा। आप एक ब्रॉड टर्म पे उनको जवाब देंगे कि मैं उस एरिया में फॉर एग्जांपल जिस जगह आ गई है उधर क्वारंटाइन करवा दूंगा, जहां नहीं आई वहां पे वैक्सीनेशन करवा दूंगा, इस तरह से। ठीक है, चले ठीक है, ठीक हो गया जी। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो रिप्रोडक्शन के कुछ लेक्चर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, और उसके लिए आप लोग जो है अब अपने आप को नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए जो है वो तैयार करें। ठीक है, साथ में एक इंटरव्यू भी इंटरव्यू भेज दूंगा 3 के पास। क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इंटरव्यू 3 के आपको आज क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इंटरव्यू 4 में आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो कोशिश करें कि खुद भी सर्च किया करें उसके आंसर्स वगैरह को, और उसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये वो इंटरव्यू है जो एक्चुअल में हुए हैं पिछले साल। तो मे बी पॉसिबल कुछ क्वेश्चन उसमें से जी रिपीट सर। हो जाएं, और यही सिनेरियो रहता है इंटरव्यू का आमतौर पे। ठीक है जी। सर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जो है वो कौन है, उसका नहीं मिला हमें। मैं सर्च करता रहा हूँ। यार मिनिस्टर का सेक्रेटरी तो लाइफ आपने को बता आपको दिया ना था। आपने आखिरी दिन, आखिरी 1 हफ्ते के अंदर सर्च करना है। ये ना सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं। आज साउथ पंजाब का वो बता रहे थे, जैसे असलम होतियाना इस तरह का नाम है। और एग्जैक्टली ना हमें भी इस वक्त, मुझे मेरे माइंड में नहीं है कि हमारा सेक्रेटरी कौन है। तो मोहम्मद बुल्ला, हाँ, मलिक मोहम्मद बुल्ला है सर। मलक मोहम्मद बुल्ला, यही है, यही है। सर मलिक मालिक है, मोहम्मद मालिक बुल्ला। बस भुल्ला मलिक याद है, रखें, मालिक है। बाकी जो भी लगा लें भुल्ला याद रखें बस आप। ये आए हुए थे हमारी कन्वोकेशन पे। कन्वोकेशन पे आए हुए थे, ठीक हो गया। बाकी सेक्रेटरीज ना कुछ चेंज होते रहते हैं, तो आपने जो लास्ट सेक्रेटरी होता है ना उसका नाम सिर्फ याद रखना होता है। तो वो उससे एग्जाम से 1 दिन पहले भी आप सारी वेबसाइट को देख के कौन सेक्रेटरी है, कौन मिनिस्टर है, इन चीजों को अपने मद्देनजर रख के जाना होता ठीक हो गया सर। है। चलें, ठीक हो ठीक गया है जी। सर। थैंक यू अल्लाह सो हाफिज़। मच सर, स्टे हैप्पी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।